ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। डॉलर की उड़ान जारी है। पेट्रोल 17.5 रुपये, डीज़ल 20 रुपये। नई हुकूमत आते ही महंगाई का एक नया तूफ़ान आ चुका है। पेट्रोल में वैसे तो लोग 24 रुपये की इजाफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 17.5 रुपये इजाफ़ा हुआ है। डीज़ल 20 रुपये इजाफ़ा हुआ है और आज दूसरा दिन है कि डॉलर मुसलसल 3.25 रुपये ऊपर जा रहा है। हमने कल भी इस पर बात की थी, मेरे साथ आमिर अहमद ख़ान और अंबर शमसी मौजूद थे। हमने इस पर बात की थी। मैं आमिर साहब के पास जाऊंगा। कल भी आमिर साहब का मौक़िफ़ था कि अगर कोई वज़ीर ख़ज़ाना होता भी तो यही होना था। तो गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। आमिर अहमद ख़ान साहब, अब अगर कोई वज़ीर ख़ज़ाना होता भी जो मेरे और आपके गुफ्तगू करने तक तो अभी मौजूद नहीं है और उसका नाम भी सामने नहीं आया, कहते हैं आज रात आ जाएगा, तो तब भी यही होता। मुज़म्मिल भाई, आपने वो कहा ना कि नई हुकूमत के आते ही ये 20 रुपए का इजाफा हुआ है, तो मैं फिर वही कहूँगा जो आप बात कर रहे थे कि पिछली हुकूमत भी होती ना तो फिर भी यही होना था, और उससे पिछली हुकूमत होती फिर भी इस वक्त यही होना था। आप अपनी ऑप्शंस खो बैठे हैं। लेट्स ऑल अंडरस्टैंड दिस, लेट्स ऑल अग्री कि हमारे पास वो जो एक रूम होता है ना, एक स्पेस होती है कि आप जिसके अंदर अपनी फिस्कल पॉलिसीज़, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं उनको तय करें, और इस तरह से तय करें कि कम से कम एकदम से आवाम के ऊपर इस महंगाई का बोझ जो है, और ख़ास तौर पर बेसिक कमोडिटीज़ लाइक ऑयल प्राइसेस, लाइक पेट्रोल प्राइसेस, जिसका फिर एक रन डाउन इफ़ेक्ट होता है, और जिन चीज़ों के ऊपर उसका बराह रास्त असर नहीं भी होता तो भी हमारे ताजर बिरादरी जो है उसको बहाना बनाकर अपनी कीमतें और से और बढ़ा देती है। तो वो जो स्पेस चाहिए होता है कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने को, कि इस तरह का इम्पैक्ट आवाम के ऊपर बराह रास्त ना आए, आप वो स्पेस खो चुके हैं। अब हम जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी रो लें, ये शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्पेस हमें वापस मिलने वाली नहीं है। ये अभी हुआ है, ये आप चंद हफ्तों बाद दोबारा देखेंगे, ये होगा, और ये अभी जहाँ तक मेरी समझ है इस मामले की, ये कई माह तक ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। डॉलर के मामले पे भी और पेट्रोल के मामले पे भी बुरी खबर है, लेकिन आई विश कि मेरे पास कोई अच्छी खबर होती या कोई अच्छी बात होती करने वाली। इस मामले पर आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है। जी अंबर, वो आमिर साहब कहते हैं पिछली हुकूमत होती, उससे पिछली होती। वो मैं आज उमर अयूब साहब का एक क्लिप देख रहा था कि वो कहते थे कि जुलाई में पेट्रोल जो है ना वो 310 रुपये लीटर हो जाएगा। तो वो आमिर साहब कहते हैं कि कुछ भी होता, हमारे साथ यही होना था, हमारा कोई परेशान हाल नहीं हो सकता। तो मुझे बताएं मुज़म्मिल साहब, अगर बैनुल-अक़वामी कीमतें बढ़ रही हैं और आप ना बढ़ाएं तो क्या होगा? पेट्रोल की सब्सिडी हो जाएगी, फिर आप वही कहेंगे जो हम इमरान खान साहब के बारे में कहते थे कि पेट्रोल की सब्सिडी तो दे दी, बजट में पैसे नहीं है, IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बात तो आमिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं ना कि इस वक्त मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? कुछ इस वक्त फिलहाल तो नहीं कर सकते, बस फ़र्क यही है। और मेरा भी कल भी यही मौक़िफ़ था कि किसी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नफ़रत जो हमने, हमारा गुस्सा इस वक्त, अगर आप देख रहे हैं कि जब लोगों से बात हो रही है इस वक्त, सारे टीवी चैनल्स पे यही सवाल पूछा जा रहा है लोगों से, वो गुस्से में है, उनको पता चल गया है। यानी कि वो जो गुस्सा था इसहाक डार के खिलाफ, वो जो गुस्सा था इससे कबल शौकत तरीन के खिलाफ या इमरान खान या शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो सब भूल जाएंगे। तो ये तो फिर सियासी जमातों को कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ ना। नहीं, पर मैं ये समझता हूँ कि देखें, इन्फ्लेशन ऑलरेडी 28% पे थी। अब पिछले 3 दिन में जो हुआ है, आपका 6.5 रुपये जो है डॉलर बढ़ गया है इंटर बैंक में। मैं को ओपन मार्केट तो कहते हैं मिल ही नहीं रहा है। आपने पेट्रोल 17.5 रुपये बढ़ा दिया है, आपने डीज़ल 20 रुपये बढ़ा दिया है। मैं देख रहा था कि रेलवे ने किराए 10 से 15% बढ़ा दिए हैं। चलें, एम्बायर किरायों की तो बात नहीं करते, उनमें अंबर जैसे अमीर लोग सफ़र करते हैं, लेकिन हम ट्रेन की तो बात करें, बस की तो बात करें, तो उनके किराए बढ़ गए हैं, मोबिलिटी मुश्किल हो गई है। जो ज़िंदा रहने की बुनियादी चीज़ें हैं, जिसके मतलब आप रोटी खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, वो थोड़ा 1-2 बल्ब जलाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, अंधेरे में नहीं रह सकते, ये सब कुछ भी एक मिडिल क्लास के लिए मुश्किल हो गया है।
मतलब ये आमिर साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह अगर मैं मान भी लूँ कि जी कोई भी हुकूमत हो उसके पास इस वक्त कोई मसाइल का हल नहीं है, आप ऊपर से अफलातून ले आएँ या आवाम के लोग ले आएँ या टेक्नोक्रेट ले आएँ, होना यही है। मतलब एक पिक्चर तो ये है जो आमिर साहब हमें पेश कर रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ी ही डिप्रेसिंग बात है कि अगर हम ये कहें कि कुछ भी नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए पैगाम ये है कि आप इस जुल्म के आदी हो जाएं। आप अपनी मर्ज़ी की नई हुकूमत भी ले आएंगे तो यही होगा, आप कुछ भी कर लेंगे तो यही होगा। देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो रहा है। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को, बच्चों को पढ़ाना, आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं मुत्तफ़िक हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आमिर साहब आप गलत कह रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन भी है तो ये पाकिस्तान के आम आदमी को तो नहीं कहा जा सकता कि भाई इस मुल्क के अब रियासती के जो इदारे हैं जिनको हम बहुत सुप्रीम समझते हैं उनके पास भी कोई हल नहीं है, और जो बहुत ही तजर्बाकार हैं उनके पास भी कोई हल नहीं है, जो मकबूल हैं उनके पास भी कोई हल नहीं है। फिर किधर चलेंगे? मुज़म्मिल नहीं, मुज़म्मिल मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें, शॉर्ट टर्म हल कोई नहीं है, ये नहीं है कि ऐसा हल नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश जिसका हल ना हो। लेकिन क्योंकि हमने इतनी देर तक हम नज़रें चुराते रहे हैं असल हल की तरफ आने के लिए, क्योंकि उसकी कोई सियासी कीमत होती है। जब आप मुश्किल फैसले करते हैं तो उसकी एक सियासी कीमत होती है, और वो कीमत ना अदा करके हम लोग इतनी देर से नज़रें चुराते रहे हैं असल हल से कि अब वो शॉर्ट टर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा। ये नहीं है कि कभी भी नहीं होगा। आज अगर हुकूमत सही फैसले ले, सही फैसले करना शुरू हो तो हाँ, शॉर्ट टर्म पे बहुत मुश्किल आएगी आवाम के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर। जिस तरह से आपने उसको बयान किया है वो बिल्कुल सही आपने कहा है, बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन आज अगर सही फैसले लेने शुरू हो जाएं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल 100% हम बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पिछले कई सालों से जो चक्कर चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से हमने वो स्पेस खो दी है कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें शॉर्ट टर्म के ऊपर ये बोझ जो है वो आवाम के ऊपर ना पड़े। अंबर, मैं ये कहूंगी कि देखिए, हम हर बार जब बजट आता है और मीडिया की तरफ से भी दबाव आता है, हर 15 दिन, अब तो अंबर हर 15 दिन बाद बजट आता है। अब कौन सा बजट आता है? मैं बात तो मुकम्मल करने दें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब मीडिया की तरफ से दबाव आता है, लोगों से राय ली जाती है, ये कहा जाता है अवाम को कब रिलीफ मिलेगा, अवाम को कब रिलीफ मिलेगा। ये जो पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से मैं कहूँगी, अवाम को रिलीफ देने के चक्कर में, अपनी सियासी मेरे ख्याल में दुकान को चमकाने के लिए चक्कर में वो स्पेस खत्म हो गया ना। तो अब इस वक्त फिलहाल अगर आप समझते हैं कि मईशत या पाकिस्तान की मईशत की सिमत को दुरुस्त करना है तो रिलीफ फिलहाल तो नहीं दे सकते। तो ये मैं कहूँगी कि ये हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर बस पिछले 2-3 साल में ही देख लें, जब इमरान खान साहब आए थे उनका क्या कहना था, बस घबराना नहीं है, मुश्किल फैसले लेंगे। फिर ही हैड टू गिव इन, शौकत तरीन को ले आए, एक एक्सपेंशनरी बजट उन्होंने पेश कर दिया, IMF के साथ मुआहदा तोड़ दिया। उसका क्या फायदा हुआ? उसका यही नुकसान हुआ ना कि फिर जब मिफ्ता आए और इसाक डार आए तो कुछ संभालना का। तो बस रिलीफ हम चाहते हैं, और मिडिल क्लास और गरीब पिस रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और जब सियासी जमातें होती हैं, क्योंकि वो हल्के में जाती हैं, क्योंकि सियासी रहनुमा को मालूम होता है उन्होंने वोट हासिल करना होता है, तो जाहिर है वो बिस प्रोग्राम को बढ़ा देंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ कर लेंगे, कहीं अमीर से लेकर गरीब को थोड़ा बहुत दे देंगे, उसको सब्सिडी कह देंगे, लेकिन एक हद तक ही कर सकते हैं। और ये तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। देखिए अंबर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त 2 किस्म के पाकिस्तान मौजूद हैं। एक पाकिस्तान है जो बहुत खुशहाल है, ये 2 दिन में जो कुछ हुआ है, या 6 माह में जो कुछ हुआ है, या 4 साल में जो कुछ हुआ है, उसके बाद भी मुझे उनके चेहरे पे खुशहाली नज़र आती है। और एक पाकिस्तान है जो परेशान है, जिसके चेहरे पे मुझे इस वक्त बहुत ही परेशानी नज़र आती है। अच्छा, अब ये 2 पाकिस्तान हैं।
एक तो प्राडो वाला बड़ी गाड़ियों वाले पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में उन्हें 500-600 रुपये लीटर भी दे दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने महंगी गाड़ी रखी है उसे महंगा पेट्रोल ले लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिसके पास 70 है या जिसके पास बहुत छोटी गाड़ी है या जो बहुत ही हैंड टू मतलब एक लोअर मिडिल क्लास के लेवल पे आ रहा है, उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मैं ये समझता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। और कहीं ना कहीं किसी न किसी हुकूमत को ये एहसास करना होगा कि दो पाकिस्तान हैं, एक खुशहाल पाकिस्तान है, एक गरीब पाकिस्तान है। तो आप जुल्म बराबर ना करें, आप गरीब पाकिस्तान को ज़हन में रख के खुशहाल पाकिस्तान के बराबर ना रखें। कोई हमें वाया मीडिया ढूंढना पड़ेगा अपने लोअर मिडिल क्लास के लिए। मैं अपर मिडिल क्लास की बात भी नहीं कर रहा। चलें जी, जिसके पास 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है, मैं समझता हूँ उसको महंगा पेट्रोल दे दें। लेकिन जिसके पास 1000 सीसी से छोटी गाड़ी है, 70 है, बाइक है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ। और अगर कोई हम बतौर रियासत कोई हल नहीं निकाल पा रहे, उनको एक को 100 रुपये और महंगा दें और एक को कुछ 100 रुपये और सस्ता दें। दूसरी बात यह है, इसी तरह जो 500 मेरे ख्याल में कि मुजम्मिल साहब मैं यहाँ माजरत आपकी बात काट रही हूँ, मेरे ख्याल में ये तजवीज़ पेश की गई थी और IMF नहीं मानी थी। और मैं ये बताइए एग्जैक्टली यही कह रहे हैं, IMF नहीं मानी थी, उसको भी सब्सिडी करार दिया गया था। हालांकि एक तरफ से पैसे उसका जो मैकेनिज्म था शायद उसकी उस पर भी एतराज था, लेकिन ये तजवीज़ पेश की थी, IMF नहीं माना था। इसी तरह जो घर 500 यूनिट तक बिजली यूज़ करते हैं, 600 यूनिट तक करते हैं, मैं समझता हूँ 1000 यूनिट तक करते हैं, एक AC में सारे घर वाले सोते हैं इस गर्मियों में या बस में, कुछ उनके लिए बात होनी चाहिए। और जिनके घर 5 AC लगे हुए हैं, 4 AC लगे हुए हैं, जिनका बिल 2500-3000 यूनिट पे है, कोई 100 रुपये यूनिट भी उन्हें दे दें तो मेरे ख्याल में मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। जिसने घर में 5 AC लगाए हैं, जो जनरेटर पे भी AC चला रहा है, और देखें ना जो जनरेटर्स में अपने डीजल डाल के बिजली जाती है तो वो पूरा घर चलाते हैं, और कोई बेचारा UPS पे पंखा भी नहीं चला पा रहा। तो ये दो पाकिस्तान हैं। और जब हम महंगाई की और इसकी बात करते हैं तो आज रियासत पाकिस्तान को इन दो पाकिस्तानों का ख्याल करना है, बराबर नहीं देख सकती वो दोनों को। जी हाँ। अच्छा मुजम्मिल, आपने एक बात की है, मैं उसको थोड़ा सा उसमें ये इजाफा करना चाहूँगा। ये जो मिडिल क्लास की आपने बात की है ना मुजम्मिल, ये एक तरह से मसले की नब्ज़ के ऊपर उंगली रखी है आपने। हमारा एक बहुत बड़ा मसला हमारी पॉलिटिक्स का मसला है, वो हमारी मईशत से ज़्यादा भी हमारी पॉलिटिक्स का मसला है। और ये आज मैं अपने कुछ इकोनॉमिस्ट दोस्तों से बात कर रहा था, वहाँ पर भी यही जिक्र हो रहा था कि जिस मिडिल क्लास के आप जिक्र कर रहे हैं ना, जो सबसे ज़्यादा जिसको तकलीफ़ उठानी पड़ती है इस तरह के हालात से, उस मिडिल क्लास की हमारी पॉलिटिक्स के अंदर बराह रास्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी एक एलीटिस्ट क्लास है जो कि हमें जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। आप जो दो पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक तीसरा पाकिस्तान भी है, ये इस मिडिल क्लास का पाकिस्तान है। हमें टारगेटेड सब्सिडीज़ पे भी IMF नहीं रोकता। वो कहता है जी बिल्कुल, आप जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज तबका है, जो बिल्कुल ही पिसा हुआ तबका है, आप एक केयरफुली उसको टारगेटेड सब्सिडीज़ दें, आप अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज़ ना दें। उसके दायरा कार में भी ये मिडिल क्लास नहीं आती, और उस मिडिल क्लास का कोई सोचना नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉलिटिक्स में भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। ये जमशेद दस्ती नहीं है? एक ही नाम आया अंबर आपके ज़हन में, जमशेद दस्ती। मुझे उम्मीद है आप 5-10 नाम तो ले देंगी आपके ज़हन में भी। वैसे तो हमारे जो निगरां वज़ीर आज़म है वो भी आपने तो आमिर साहब के मौक़िफ़ पे ये एक नाम लेके मोहर लगा दी। एंड अंबर वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म को मिडिल क्लास कहा जा सकता है कि नहीं। वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट दैट। वो तो टीचर थे। तो खैर टीचर तो जहांगीर तरीन भी थे। फिर बात थे से शुरू करनी है तो आपकी मर्जी है, मैं तो है कि बात करना है। ये भी बता दो, मिफ्ता इस्माइल ने भी पढ़ाया है। Absolutely, absolutely.
अंबर, अब आप ये जो बात आमिर साहब ने की और जो मैंने की, उन्होंने उसमें मिडिल क्लास को भी ऐड किया। मेरे ख्याल में तो लोअर मिडिल क्लास का ज़्यादा बड़ा इशू है, और मैं अपर मिडिल क्लास को फिर भी थोड़ा समझता हूँ कि अभी उसमें सकत है जुल्म सहने की, तो वो समझते हैं उनमें नहीं है, मैं समझता हूँ उनमें है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रोटेक्टेड है। फिर क्या ये निगरान वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? 2-3 दिन में तो आप देख रहे हैं जो हो रहा है। अगर इन्होंने फरवरी में इलेक्शन करानी है तो फिर फरवरी तक ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि ये आवाम को जवाब दे तो नहीं है, इन्होंने वोट नहीं लेने हैं। ये किसी तरह इनको ये नहीं है कि निगरानों को कि हमारा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा, लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इन्होंने तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, ये तो मौज में है। तो मेरे ख्याल में कि आमिर साहब की बात को अगर मैं आगे लेकर बढ़ाऊं, काबीना में उन लोगों को शामिल करना चाहिए जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है। अच्छा, मतलब क्या जिसके पास 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी हो उसको नहीं शामिल करना चाहिए? उसको नहीं शामिल करना चाहिए। तो फिर इमरान खान के पास भी नहीं है। वैसे इसमें क्या हर्ज है? हाँ बिल्कुल मुज़म्मिल, क्या हर्ज है इसके? हर तरफ से हमारे पास नहीं देखें, हम जब उन सब के नाम आए जा रहे हैं कि ये शायद बन जाएंगे, वजीर खजाना बन जाएंगे, वजीर प्राइवेटाइजेशन बन जाएंगे, तो क्यों नहीं? तो तजर्बे करने ही है, तजर्बे ही होते रहे ना, तो ये भी तजर्बा करके देखें। हाँ और मुज़म्मिल, हमारा ही मुल्क है जिसके अंदर ये बात हमें बड़ी अजीब लगती है या किसी हद तक मजाका खेज भी लगती है। हमारे अपने लीडर हर वक्त मसाले देते रहते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो साइकिल पे दफ्तर जाता है। मैं जब 8-10 साल लंदन में रहा, मैंने कई दफ़ा, हमारा जो ऑफिस था BBC का वो बहुत करीब था 10 डाउनिंग के, और मैंने अक्सर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को पैदल अपने 10 डाउनिंग के ऑफिस से पार्लियामेंट की तरफ जाते हुए देखा। मैंने उनके कई मिनिस्टर्स को पैदल सड़क के किनारे चलते हुए देखा, लोगों के हजूम के अंदर अपने दफ्तरों से निकल के वो पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते थे। ये हमारे मुल्क में अजीब लगता है कि जी आप कैसे किसी मोटरसाइकिल वाले को या साइकिल वाले को आप कैसे वज़ीर बना देते हैं। अरे यार, उसने अगर मुल्क की कोई खिदमत करनी है या मदद करनी है तो वो अकल से करनी है या उस सवारी से करनी है जिसके ऊपर वो दफ्तर आता है। आप हेलीकॉप्टर पर भी दफ्तर जाके आपने देख लिया, आप कोई हल तो नहीं निकाल सके ना हमारे मसले का। ये तो मिसाल इमरान खान भी देते थे, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं, नाम लिए बगैर। हालांकि हेलीकॉप्टर पे जा रहे होते थे उस वक्त ये मिसाल देकर निकलते थे घर से। हालांकि वो कासिम के अब्बू कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही नाम ना लेना मुनासिब समझा। ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमतों वाला मामला है कि आप रात को किसी को बताते हैं कि तो सुबह मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, ना उसके पास कोई एजेंडा होता है, ना सोच होती है, ना विजन होता है, ना तजर्बा होता है, ना एक्सपीरियंस होता है, ना उसे पता होता है अमूर मुमलिकत क्या हैं, और मैं और आप अगले दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुल्क जो है बिल्कुल ठीक चला लेगा, तो ये भी ज़रा मुश्किल काम है मेरे नज़दीक। कि अगर मुझे भी आप रात को फ़ोन करें कि आपके नाम पर इत्तफ़ाक़ हो गया, आप कल से मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो मैं और मुझे मेरी ओथ टेकिंग करा दें तो मैं क्या करूँगा? बड़ा मसला हो जाता है मुज़म्मिल साहब। वो मुझे याद है आज तक कि मलिक शेर मज़ारी साहब को जो फ़ोन आया था कि जी आप निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके पास अपने नाप की शेरवानी नहीं थी उस वक्त। बड़ी प्रॉब्लम हुई 24 घंटों के अंदर अंदर अपने साइज की शेरवानी ढूंढने में। चलें, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले टॉपिक पर चलेंगे। ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात करेंगे जड़ावाला के सानहे पर, जहाँ पर ईसाई बस्ती को जलाया गया है। सुबह वहाँ एक कुरान पाक की बेहरमती की बात हुई, एक ईसाई पर यह इल्ज़ाम मुबैना तौर पर लगाया गया, सलीम मसीह पर। उसके बाद मसाजिद में ऐलान शुरू हुए और उसके बाद कोई चर्चिस को आग लगाने की भी इत्तला है, ईसाई बस्ती को आग लगाने की भी इत्तला है। पंजाब गवर्नमेंट ने रेंजर्स की 2 कंपनीज़ को वहाँ पर तलब भी कर लिया है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और ऐसा पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ है। हमें वो श्रीलंकन सियालकोट वाला वाक़या भी याद है, वो श्रीलंकन मैनेजर का, और भी हम दुनिया में जहाँ भी अक़लियतों के साथ बुरा सलूक होता है उस पर पाकिस्तान आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान में यौम आज़ादी से पहले अक़लियतों का दिन भी मनाया जाता है। फिर हम ये भी कहते हैं कि
अक़लियतों के वोट से पाकिस्तान बना था, उन्होंने भी वोट डाला था इसमें, ईसाइयों ने। और उसमें तो उसके बाद ये जो हमारा एक इज्तिमाई रवैया है कि एक वाक़या अगर हुआ है हम उसकी मज़म्मत करते हैं, उसके नतीजे में कानून को हरकत में आना चाहिए, उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, उसकी शफाफ तफ्तीश होनी चाहिए, उसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और अगर मुल्ज़िम ने वो किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। इस पे तो कोई दो राय नहीं है, जो लॉ ऑफ द लैंड है वो होना चाहिए। लेकिन जब लोग या एक मुश्तिल हजूम कानून अपने हाथ में लेता है और वो कहता है कि मैं ही कानून हूँ और हम खुद सज़ा देंगे, जब वो आग लगाता है, जब वो मारता है, जब वो अपनी अक़लियतों की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी कोई इस्लाम नहीं है और इसको भी इस्लाम नहीं कहा जा सकता और ये भी इस्लाम के दर्स में नहीं है। हमें तो अपने नॉन मुस्लिम्स की इबादतगाहों की हिफाजत का हुक्म है। ये सब बात है। बहुत अफसोसनाक दिन है। इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने भी मज़म्मत की है, मैंने सब लीडर्स के बयान देखे हैं, सब ने मज़म्मत की है, लेकिन वाक़या अपनी जगह बहुत खौफनाक और अफसोसनाक है। हम बहैसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं और ये जो हमारे यहाँ रवैये हैं, मसाजिद में ऐलान होकर इकट्ठे हो जाएं, मैंने वीडियोस देखी कि मुसलमानों बाहर निकल आओ, इस्लाम पर हमला हो गया है, आप घर बैठे हो, फिर मसाजिद से जब ऐसे ऐलान हो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो डंडे लेके चल पड़ते हैं। तो ये क्या कल्चर है? हमारे जो उलमाए दीन हैं जिनके पास मसाजिद हैं, वो मंबर मस्जिद को इस काम के लिए कैसे इस्तेमाल होने दे सकते हैं? ऐसे ऐलानात मसाजिद से कैसे हो सकते हैं? और फिर उलमा इस ऐसे किसी जुलूस की क़यादत भी कैसे कर सकते हैं? इसकी हौसला अफजाई भी कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सा सवालात हैं। आमिर साहब, मेरी आपसे दिन में भी इस पर बात हुई और आप भी चाहते थे कि आज इस पर ज़रूर बात की जाए। हाँ बिल्कुल मुज़म्मिल, बात इसके ऊपर करनी चाहिए और बात करने वाली जो है, जो मैं समझता हूँ कि जो असल बात करने वाली है, देखिए मैं ये 35 साल से देख रहा हूँ ये चीज़ें होते हुए कि मुश्तइल मजहबी जज्बात जो हैं उनको वजह बना के एक गिरोह या एक जत्थे का, लोगों के एक गिरोह का कानून को अपने हाथ में लेने का अमल। तो ये जो अभी आपने कहा ना कि किस तरह के रहनुमा होते हैं, वो मजहबी रहनुमा होते हैं जो कि इस तरह के जत्थे की क़यादत करते हैं ऐसे वाक़यात के अंदर। देखिए उनको तो मुज़म्मिल पिछले 35-40 साल से उनको ये पता चल गया है कि एक चीज़ होती है जिसको सेफ्टी इन नंबर्स कहते हैं। अगर अकेला बंदा कानून तोड़ता है तो उसको ख़तरा फिर भी है कि मैं पकड़ा जाऊँगा और मुझे सज़ा मिलेगी अपनी हरकत की, लेकिन अगर अपने आसपास 100-50 और बंदे भी इकट्ठे कर लो तो वो कानून की गिरफ्त में आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे कहीं गहरी वजह मतलब मेरी राय के अंदर इस तरह के वाक़यात का होते रहना, चाहे वो 5 साल में एक दफ़ा हो, 10 साल में एक दफ़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वाक़े की नौइयत ऐसी है कि इस तरह के वाक़यात होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इनका बराह रास्त मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हुकूमत और हुकूमती इदारे, ख़ास तौर पे हुकूमत के जो तफ्तीशी इदारे होते हैं, वो आज तक इस तरह के वाक़यात की असल वजह अवाम के सामने नहीं लाए हैं। एक दफ़ा अवाम को पता चल जाए कि जी ये जो बहाना बना रहे हैं कि जी ये मुश्तिल मजहबी जज्बात हैं, उनके पीछे किस्सा ही कोई और है, कहानी कोई और है। मैंने खुद 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उस वक़्त हुकूमत थी, उस दौरान एक अताई डॉक्टर को इसी तरह से उन्होंने ज़िंदा जला दिया था घर से निकाल के सड़क पे कि उसने भी बेहुरमती की है। बाद में पता चला कि वो तो किस्सा ही कोई और था, लेकिन वो भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस मीडिया के ज़रिए पता चला। हुकूमत ने ना तो प्रॉपर्ली उसकी तफ्तीश की, ना वो वजह सामने मिलाए। तो एक दफ़ा वो वजह सामने आ जाए ना, तो फिर ऑटोमेटिकली जो हमारे अवाम के अंदर इसकी टॉलरेंस बढ़ती जा रही है इस तरह के वाक़यात के लिए, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। अंबर, आप कुछ कहेंगी इस पर? देखिए मुज़म्मिल, बहुत तकलीफ थे ये सारा वाक़या है, और जो इस वक्त मैंने वीडियोस मनाजिर देखे, वो छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें शामिल। हर बार दिल उतना ही दुखता है, दोबारा हो जाता है, हम फिर उस पर बात करते हैं, मजम्मत करते हैं। इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म है, उस वक्त कोई वज़ीर आज़म हो, कोई सदर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इसीलिए अफसोस होता है कि लगता है कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि जिस वजह से इस किस्म के वाक़यात होते हैं, क्योंकि नफ़रतें फैलाई गई हैं हमारी किताबों के ज़रिए,
सियासी जमातों के जरिए मामलात को दुकान की तरह इस्तेमाल किया गया है, जब मर्जी इस्तेमाल करना हो। एक मुझे अभी तक केस याद है, मैं क्योंकि इन मामलात पर रिपोर्टिंग भी करती रही हूँ, कि एक वकील थे जो एक जिनके ब्लास्फेमी एक्यूज थे, उनके खिलाफ वो पिटिशन लेकर गए थे। बाद में वो फिर एक इंतखाबात में खड़े हो गए थे। ये क्या वजह होती है? फिर उसके अलावा जब आप देखें कि कितना द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, ये तो उन्होंने पूरा एक बस्ती जो है उसको जला दिया, उनके चर्च को जला दिया, गिरा दिया। आप सोच लें कि आपके अगर कोई मस्जिद पे कोई ऐसा हाथ उठाए तो किस तरह सा रिएक्शन होगा। मगर हम ये सोचते नहीं है, हम दूसरे के बारे में तो सोचते नहीं है ना। मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ उन मामले पे। मशाल खान का केस, वहां भी कन्विक्शंस हुई थी, जो श्रीलंकन की आपने बात की थी, वहां भी बड़ी स्पीडी ट्रायल हुई थी, कन्विक्शंस हुई थी। इससे नहीं हल होता। ये आपको पता है कि इस जो न्यूरोसाइंस क्या कहती है, न्यूरोसाइंस तो यही कहती है कि जब बच्चे जब पैदा होते हैं उनको नफरत नहीं आती। ये नफरतें हम सिखाते हैं घर पर, स्कूल में, मसाजिद के जरिए, जो ये मजहब बेचते हैं उनके जरिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जिन्होंने चर्च को आग लगाई है, बस्तियों को आग लगाई है, उन्होंने भी ब्लास्फेमी की है। मैं समझता हूँ कि वो को ब्लास्फेमी के ख़िलाफ़ नहीं निकले हुए थे, वो खुद ब्लास्फेमी कर रहे थे, क्योंकि हमारे रिलीजन में ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी दूसरे मज़हब की इबादतगाह या दूसरे मज़हब की बस्ती को इस तरह आग लगाएं। तो ये उन्होंने, वो कहते हैं बदतरस गुनाह वाली बात है कि अगर एक हुआ भी है का गुनाह, आपने उसके ऊपर उससे बड़ा गुनाह करके बदतरस गुनाह कर दिया और अपनी जो हाई मॉरल ग्राउंड या लीगल ग्राउंड थी वो भी लूज़ कर दी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमें समझाना पड़ेगा अपने रिलीजियस लीडर्स को भी, जो इस पर सियासत करते हैं और जो इस ऐसे मॉब्स की क़यादत करते हैं, कि वो कोई मुल्क और दीन दोनों की खिदमत नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इंतखाबात पर बात करें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ राजा रियाज साहब, जिनके कहने पर अनवार काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म लगाया गया है, उन्होंने कहा है कि बड़ों ने फ़ैसला किया है कि 15 फरवरी के बाद इंतखाबात कराए जाएं। अब मुझे तो समझ नहीं आई कि कौन से बड़ों ने फ़ैसला किया है। कुछ पूछते हैं आमिर अहमद ख़ान से और अंबर शमची से कि उनको कुछ पता है कि ये कौन से बड़े हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 15 फरवरी को इंतखाबात कराए जाएं। भले वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ से भी बड़ों ने फ़ैसला किया है। तो आमिर साहब, कोई आप जानते हैं ऐसे आइन में लिखे हुए बड़ों की कौन, लिस्ट ऑफ एल्डर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ मुज़म्मिल, वो आइन में तो मेरा ख्याल है बड़ों का जिक्र नहीं है। आइन में तो सिर्फ हमारे कानून बताता है हमें कि रियासत को हमें कैसे चलाना चाहिए। ये बड़े यकीनन वही हैं, मुझे शक पड़ता है कि ये वही बड़े हैं जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का नाम दिया है। और अगर वो तो राजा रियाज साहब ने दिया है, वो तो राजा रियाज ने दिया है। हाँ जी, नहीं जी, वो राजा रियाज साहब को भी किसी ने दिया है तो उन्होंने आगे दिया है ना जी। ये मेरा ख्याल है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है अब। तो ये अगर उन्हीं बड़ों की बात हो रही है तो मुज़म्मिल, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो जितने भी बड़े हैं, ठीक है, उनकी बड़ाई को अगर आप चैलेंज करें तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पड़ जाती है आपको, लेकिन वो जितने भी बड़े हैं ना, एक चीज़ पाकिस्तान में उनसे बड़ी है और वो है पाकिस्तान का आइन। ये किसी की ख्वाहिश का मामला नहीं है। पहले भी मैंने देखा कि एक दो जगहों पर मैं देख रहा हूँ ये तर्ज़ी हो रही हैं कि जी इंतखाबात में ताख़ीर होगी क्योंकि सियासी जमातें नहीं चाहती, कोई कहता है फ़ौज नहीं चाहती ऐसा होना। ये किसी के चाहने या ना चाहने, किसी की स्वाबदीद का मसला नहीं है। ये एक आइनी जिम्मेदारी है जो कि हर हाल में पूरी होनी चाहिए। इस वक्त एज ऑफ टुडे पाकिस्तान की 2 सूबाई हुकूमतें आइन शिकनी की मुर्तकब हो चुकी हैं। तो
मुज़म्मिल सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हमने आइन के साथ ये रवैया रखना है तो फिर हम आज जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है हम उसकी मजम्मत क्यों कर रहे हैं? हमारा तालिबान से क्या झगड़ा है? वो भी तो आखिर पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते हैं ना। तो आप उनसे कहें कि भाई आप हमसे क्यों झगड़ा करते हैं, हम तो खुद अपने आइन को नहीं मानते, तो आप हमारे से तो कम से कम लड़ना छोड़ दें। ये मसला आइनी जिम्मेदारी का है। तो ये जिस भी बड़े की ये ख्वाहिश है ना, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि अभी वक्त है, शायद किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाए, या वो बड़े के दिमाग में बैठ जाए, या उससे छोटे दर्जा बदर्जा चंद ऐसे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये किसी की ख्वाहिश या सवाबदीद पे तय करने वाला मामला नहीं है। ये एक आइनी जिम्मेदारी है जो कि हर हाल में पूरी होनी चाहिए। तो राजा रियाज साहब का कहना बचा, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर मौका है कि वो अपने आप को इस आइन शिकनी से रोक सके। अंबर देखें, बड़ों की बात माननी चाहिए। मैंने बचपन से सीखा है, मुझे बताया गया स्कूल से कि बड़ों की बात माननी चाहिए। तो बड़ों ने तय किया है तो हम क्यों ना मानी जाए? एहतराम करना चाहिए बड़ों का। एहतराम तो बिल्कुल हमने सिखाया तो है। राजा रियाज साहब तो लगता यही है कि एहतराम ही करते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद एहतराम करता नहीं करता मुझे नहीं मालूम, अभी तक इबहम जरूर है वहाँ। जब कल भी अदालत से पूछा गया था डीजे लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इंतखाबात की लिमिटेशन हल्का बंदियां कब होंगी, तो उन्होंने कंधे उचक लिए। आज भी जब इजलास हुआ था फैसला नहीं हो पाया था कि हल्का बंदियां कब होंगी, तो उनको भी नहीं पता। सिर्फ राजा रियाज को ही पता है, क्योंकि एक जो उन्होंने काम कर लिया था बतौर अपोजिशन लीडर, निगरान वजीर आजम, कामयाबी से उन्होंने ओहदे पे उनके आ गए। देखिए आमिर साहब बिल्कुल एक बात सही कह रहे हैं, असूलन आइन की पासदारी करनी चाहिए। दो हुकूमतें हैं जो खिलाफ वर्जी कर चुकी हैं। लग रहा है कि शायद अगर बड़े चाह रहे हैं, राजा रियाज साहब की बकौल एक और फिर आइन शिकनी हो गए। असल में ये इसलिए तजवीज़ बार बार पेश की जाती है किसी के आड़े क्योंकि जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है, आइन शिकनी करता है, उसके खिलाफ कुछ सजा नहीं होती। तो जब सजा नहीं होगी, जब करते चले जाएं, तो फिर जाहिर है दोबारा से ख्याल आ सकता है कि अच्छा चले 90 दिन में नहीं करते, फरवरी में कर लेते हैं, मार्च में कर लेते हैं, जब इस्लाहात हो जाती हैं तब कर लेते हैं। तो मैं तो समझती हूँ बड़ों ने सोच समझकर फैसला किया होगा। मुजम्मिल मुजम्मिल अगर आप अंबर से एक सवाल पूछ लें, इसका तोता कहीं राजा रियाज साहब के पास तो नहीं चला गया? हाँ कुछ ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा था, मुझे भी अभी तक नहीं लग रहा, मूड नहीं लग रहा कि 2023 में इंतखाबात होंगे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ। देखिए, बड़ों ने बहुत सोच समझकर फैसला किया होगा और बड़ों ने आइन से रास्ता निकाला होगा। आप जिन दो हुकूमतों को कह रहे हैं कि वो आइन से तजावुज़ कर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको गैर आइनी नहीं करार दे सका है। सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत की कार्रवाई पर किसी पर नहीं कर सका कि बर वक्त इंतखाबात नहीं हुए, क्योंकि पार्लियामेंट ने पैसे रोक दिए और उसके वो आइन के मुताबिक पैसे देना पार्लियामेंट का काम था। पार्लियामेंट का ये इख्तियार उसे छीना नहीं जा सकता। किसी हुकूमत ने तो पैसे रोके नहीं, हुकूमत ने पैसे मंजूर किए, पार्लियामेंट ने रोक लिए। तो उन्होंने आइन के अंदर रह के रास्ता निकाला है बड़ों ने। आप बड़ों को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो आपसे ज़्यादा आइन पढ़ते और उसे समझते हैं। अब भी आइन के अंदर रह के रास्ता निकाला गया है कि सेंसेस हुए हैं, नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, उसमें 4 माह लग सकते हैं, फिर इलेक्शन होने हैं। तो बड़ों ने, आप ये ना कहें कि बड़ों ने को आइन नहीं पढ़ा हुआ, या बड़े आइन के तनाजुर में बात नहीं करते हैं, या बड़े आइन शिकनी करने की पर तुले हुए हैं। बड़े आइन के अंदर रह कर काम करना जानते हैं और हम मेरे से और आपसे बेहतर जानते हैं। आप देखें ना जी कि 14 मई को अगर इंतखाबात नहीं हुए तो पार्लियामेंट ने पैसे नहीं दिए। पूरी पार्लियामेंट पर तो तौहीन अदालत नहीं लग सकती, ना आइन शिकनी लग सकती है। तो इसलिए आप कुछ बड़ों को आप समझें, उन्होंने आइन का रास्ता भी रखा है। बेशक आज सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन आ गई है कि जी वो CCI इलीगल थी जिसने किया है, लेकिन वो भी चलेगी 2-3 महीने, को एक दिन में तो फैसला नहीं हो जाएगा। जब तक ये फैसला होगा कि वो नई मरदमशुमारी पे होने हैं या पुरानी मरदमशुमारी में होने हैं, बड़ों की डेट फरवरी तो आ गई होगी। क्यों आमिर साहब?
मुज़म्मिल साहब, आपकी सारे दलाइल सुन के मैं बस आपको एक शेर ही सुना सकता हूँ इस प्रोग्राम के आखिर में कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। बहुत सोच के उलझाई है। देखिए, आप उन्हें अहले दानिश तो मानते हैं ना, ये तो नहीं आप कह रहे कि उन्हें कख नहीं पता, उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको आइन का नहीं पता। आप उन्हें अहले दानिश में तो शुमार कर रही हैं ना। मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। क्यों अंबर? बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। किसकी जरूरत है कि वो ना माने जी, वो अहले दानिश हैं। ठीक है जी अंबर। देखिए, फिलहाल यही मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, अगर क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो उसको भी कुछ मानते हैं, आइन में कुछ दर्ज है, रास्ते कहीं निकल जाते हैं, तो ठीक है, ऐसे ही चलता रहे। फिर आप ये मुझसे हमेशा हमसे सवाल मत पूछे वजीर खजाना क्यों नहीं लगा, इस वक्त निगरां काबीना क्यों नहीं है, काबीना कहाँ है, कौन फैसले ले रहा है। फिर यही है, इसी तरह वो आमिर साहब कहते हैं होती भी तो क्या फर्क पड़ जाता, यही होना था। ठीक है ना? ठीक है, चले। मैं इसका बहुत शुक्रिया आमिर साहब और अंबर शर्मा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।